स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके आगे है आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। तो देखो दोस्तों, आमाशय में पाचन कैसे होता है। दोस्तों, जैसे ही ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है, तो ये आमाशय है ना, आमाशय में जाता है तो ये आमाशय में भोजन हो जाता है 3 से 4 घंटे। दोस्तों, आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है, ठीक है। और ये जो आमाशय है, ये क्या है? आहार नाल का फूला हुआ भाग। आहार नाल का फूला हुआ भाग होता है। हाँ, ठीक है दोस्तों। आमाशय आहार नाल का फूला हुआ भाग होता है और इसमें भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है, ठीक है। अब जो आमाशय है, आमाशय में दोस्तों जठर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। आमाशय के अंदर जठर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं, जो कि जठर रस का स्राव करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आमाशय में जो जठर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो किसका स्राव करती हैं? जठर रस का। और ये जो जठर रस है दोस्तों, जो जठर रस है, इसमें पाया जाता है तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में जो दूसरा पाया जाता है दोस्तों म्यूकस, या जिसको बोलते हैं अपन श्लेष्मा, श्लेष्मा, या इसको म्यूकस भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में एक पाया जाता है दोस्तों रेनिन, ठीक है। क्या पाया जाता है? रेनिन, ठीक है। और एक पाया जाता है दोस्तों पेप्सिनोजन, ठीक है दोस्तों। आमाशय में जठर कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो कि जठर रस का, बैठी रहे बेटा थोड़ी देर, जो कि जठर रस का स्रावण करती है, ठीक है। और इस जठर रस के स्रावण के कारण, जल्दी आने दो मुझे, ठीक है। आमाशय के अंदर जठर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्रावण करते हैं। और इस जठर रस के अंदर एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक श्लेष्मा होती है, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिनोजन। तो देखो बारी बारी से इनका करेंगे, इनका क्या क्या यूज होता है HCl। तो दोस्तों HCl है ना, ये भोजन का माध्यम को प्रबल कर देता है, अम्लीय, ठीक है। HCl ये क्या करता है? भोजन के माध्यम को प्रबल अम्लीय बना देता है, ठीक है दोस्तों। ये जो अपना HCl है, ये भोजन के माध्यम को प्रबल अम्लीय बना देता है, जिससे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिससे हानिकारक सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ आते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो HCl है, ये क्या काम करता है? भोजन के माध्यम को प्रबल अम्लीय कर देता है, जिससे जो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में एक काम और करता है ये HCl। ये HCl है ना दोस्तों, जो अपना निष्क्रिय पड़ा हुआ पेप्सिनोजन होता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है, ठीक है दोस्तों। 2 काम करता है। क्या करता है? एक तो जो भोजन है उसका माध्यम प्रबल अम्लीय बना देता है, जिससे जो कि मतलब भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर देता है? अपना पेप्सिन
प्रोटीन का आंशिक पाचन। तो यहाँ पे आमाशय क्या हुआ, प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया दोस्तों। इसके बाद में दूसरा क्या है अपना श्लेष्मा म्यूकस, ठीक है। HCl के फंक्शन अपन ने देख लिए, क्या करता है भोजन के माध्यम को प्रबल अम्लीय करता है और क्या करता है जो निष्क्रिय पेप्सिन होता है उसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में श्लेष्मा के यूजेज, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये चिकना पदार्थ होता है, चिकना तेल सदृश, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, जो आमाशय की भीतरी दीवार है, आमाशय की भीतरी दीवार होती है उसके चिपका रहता है, उसके चिपक जाता है। और जिससे होता क्या है, ये आमाशय की दीवार HCl के संपर्क में नहीं आती भाई। ये जो श्लेष्मा है ये आमाशय की भीतरी दीवार के चिपक जाता है तो HCl के संपर्क में नहीं आती आमाशय की दीवार, वह ना ही पेप्सिन के संपर्क में आ सकती, ठीक है दोस्तों। क्या करता है जो ये श्लेष्मा है या म्यूकस है, क्या करता है आमाशय की भीतरी दीवार के ऊपर एक सूक्ष्मात्मक आवरण बना लेता है, जिससे आमाशय की भीतरी दीवार ना तो HCl के संपर्क में आ पाती और ना ही पेप्सिन के संपर्क में। अगर आ जाए तो क्या होगा, देखो जो HCl है ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही इसके ये जो आमाशय की भीतरी दीवार के संपर्क में आएगा तो खट्टी डकारें पैदा होंगी। क्या होंगी, खट्टी डकार, ठीक है दोस्तों। इन खट्टी डकारों को पैदा होने को क्या कहते हैं दोस्तों, एसिडिटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एसिडिटी। अगर आमाशय की भीतरी दीवार HCl के संपर्क में आ जाए तो अगर आमाशय HCl के संपर्क में आ जाए तो क्या उत्पन्न हो जाती है, एसिडिटी, ठीक है दोस्तों। और इस एसिडिटी को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटा एसिड की गोली का यूज करते हैं। और एंटा एसिड की गोलियों में दोस्तों होता है दुर्बल क्षार। क्या होता है, दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या कर देता है, वो एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर आमाशय की भीतरी दीवार के संपर्क में क्या जाए, पेप्सिन, अगर पेप्सिन आ जाए दोस्तों, अपन को पता है पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। और जो आमाशय है, अपना शरीर भी सारा किससे बना, प्रोटीन से। तो आमाशय की भीतरी दीवार भी किसकी होगी, प्रोटीन की। और तो ये प्रोटीन का जो भीतरी दीवार उसका पाचन कर लेगा और जिससे क्या हो जाएगी, जो आमाशय है, आमाशय उसके अंदर घाव पैदा हो जाएंगे। आमाशय के अंदर क्या हो जाएंगे, घाव पैदा। इन घावों के पैदा होने की जो रोग होता है उसे बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर, ठीक है दोस्तों। जैसे आमाशय की भीतरी दीवार के संपर्क में अगर अपना पेप्सिन एंजाइम आ जाए तो क्या होता है, जो आमाशय की भीतरी दीवार को पचा लेता है, क्योंकि प्रोटीन का जो ये प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय अपना सारी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। अब जैसे ही इसको पचा लेता है, वहां पे क्या हो जाते हैं, घाव पैदा हो जाते हैं। उन घाव पैदा होने से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, अल्सर। तो दोस्तों ये जो अपना म्यूकस है बहुत ही अपना के आमाशय के लिए क्या है, प्रोटेक्टिव, ठीक है। आमाशय की भीतरी दीवार के लिए प्रोटेक्टिव है। चिकना पदार्थ जो है चारों ओर लग जाता है, जिसे HCl संपर्क में नहीं आता। HCl संपर्क में आ जाए तो एसिडिटी हो जाती है और पेप्सिन संपर्क में आ जाए तो क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या अपना रेनिन, ठीक है दोस्तों। ये रेनिन दोस्तों ये क्या करता है, जो दूध होता है ना, दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन उसका क्या करता है, पाचन, ठीक है दोस्तों। रेनिन का कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, कैसीन को, कैल्शियम पैराकेसिनेट, जिसको दही भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, जो कैसीन प्रोटीन होती है दूध में उसको रेनिन एंजाइम कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है। जो बच्चे होते हैं दोस्तों, छोटे बच्चे वो जो दूध पीते हैं
तो वो क्या है, दूध जो रेनिन हार्मोन क्या कर देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। और कई बार जब वो उल्टी करते हैं तो जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, दही भगा दिया ऐसे बोलते हैं छोटे बच्चे। तो ये क्या है, वो जो रेनिन के द्वारा कैसिन प्रोटीन का फंक्शन होने के कारण कैल्शियम पैराकेसिनेट हो जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना क्या, आमाशय के अंदर पाचन। तो दोस्तों आमाशय के अंदर पाचन में क्या आया कि वे आमाशय के अंदर, आमाशय क्या है, आहार नाल की फूली हुई संरचना होती है जिसे जो जे आकार या यू आकार की होती है। ठीक है, अब इसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक रखता है और इसमें जठर कोशिकाएं पाए जाते हैं जो जठरस का स्त्राव करते हैं, जिसके अंदर एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है, एक पेप्सिनोजिन होता है और एक क्या होता है, रेनिन। जो HCl है ये क्या करता है, जो ये भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, इनको नष्ट कर देता है। ठीक है, भोजन का माध्यम प्रबल अम्लीय बना देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो एक काम क्या करता है, जो पेप्सिनोजिन है निष्क्रिय, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन का काम क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है दोस्तों, तो पेप्सिन प्रोटीन का क्या कर देता है, वीडियो चल रहा है ना, तो ये क्या कहता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन आंशिक। तो इस प्रकार आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया। और उससे पहले क्या मुख गुहा में क्या हुआ था, जो अपना कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। ठीक है, अब आमाशय में भोजन प्रोटीन का पाचन, और ये जो इसके बाद में क्या म्यूकस, म्यूकस क्या करता है दोस्तों, ये जो आमाशय की भीतरी आवरण है उसको प्रोटेक्ट करता है, भीतरी दीवार को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl और जो अपना पेप्सिन से। ठीक है, HCl इसके संपर्क में आ जाता है तो एसिडिटी हो जाता है, पेप्सिन संपर्क में आ जाता है तो इसे दीवार को पचा लेता है, जिससे घाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, अल्सर। ठीक है, रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित जो कैसिन प्रोटीन है उसको क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में भोजन दोस्तों कहाँ पे आता है, छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इसके बाद में छोटी आंत में पाचन। देखो दोस्तों, छोटी आंत या क्षुद्रांत में पाचन, छोटी आंत में पाचन। दोस्तों छोटी आंत एक कुंडलित संरचना होती, कुंडलित संरचना। ठीक है दोस्तों, अब देखो छोटी आंत क्या होती है कि कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, है ना। अब ये जो छोटी आंत है इसमें स्त्राव डालती है, एक तो क्या, यकृत, और दूसरी डालती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इसमें छोटी आंत में स्त्राव कौन कौन सी ग्रंथियां डालती हैं, एक तो यकृत और दूसरी क्या डालती है, अग्नाशयी ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, जो यकृत स्त्राव डालती है उसको बोलते हैं दोस्तों पित्तरस। क्या बोलते हैं, पित्तरस। ठीक है दोस्तों, इस पित्त रस की पीएच होती है दोस्तों 8.2 से 8.5। ठीक है दोस्तों, जो यकृत होता है उसके अंदर जो स्त्राव स्त्रावित करता है उसको बोलते हैं पित्तरस, और पित्तरस की पीएच होती है 8.2 से लेके 8.5 के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो इस पित्तरस में दो पदार्थ होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, एक तो होता है पित्त लवण और एक होता है पित्त वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये जो पित्त लवण होता है दोस्तों ये करता है वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। ठीक है दोस्तों, जो पित्त लवण होता है क्या करता है, वसा का पायसीकरण। ठीक है, एसिमिलाइजेशन ऑफ लिपिड। ठीक है दोस्तों, यहां से वसा का क्या हो गया, पायसीकरण। ठीक है, जो पित्त वर्णक होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, तो बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। ठीक है दोस्तों, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये क्या करते हैं, जो मल है उसके रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यकृत क्या स्त्रावित करती है, पित्तरस का स्त्राव करती है और किसमें डालती है, इकट्ठा किसमें होता है, पित्ताशय में, और फिर पित्ताशय किसमें डाल देता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो दो ग्रंथियां अपना स्त्राव डालती हैं, एक तो क्या होती है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसका वजन होता है 1.5 kg। ठीक है, 1.5 किलो पाउंड की होती है। ठीक है, और इसमें जो यकृत है उसमें पुनरुद्ध होने की क्षमता पाई जाती है दोस्तों, ये ध्यान दें।
पुनरुद भवन, रीजेनरेटिव, ठीक है। पुनरुद भवन की क्षमता अपने बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाती है यकृत में। अगर यकृत कुछ खराब भी हो जाता है दोबारा से पुनरुद हो जाता है, ठीक है। तो यह जो यकृत में पितरस होता है, पितरस छोटी आंत में आता है, इसमें क्या होता है पित्त लवण, पित्त वर्ण, पित्त लवण क्या करता है वसा का पाचीकरण। और जो पित्त वर्णक होता है दोस्तों, ये इसमें दो वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो क्या करते हैं मल के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला से दोस्तों ये है ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी भी होती है व बहिस्रावी, दोनों होती है, ठीक है। जो अग्नाशय है ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी। तो दोस्तों इसके अंतःस्रावी पार्ट का तो अपन एंडोक्राइनल सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे, और बहिस्रावी भाग का अपन पढ़ेंगे। तो बहिस्रावी भाग होता है वो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, अग्नाशयी रस, ठीक है दोस्तों। ये जो बहिस्रावी, जो अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है वो अग्नाशयी रस स्रावित करता है, और जिसकी पीएच होती है दोस्तों 7.2 से लेके 7.5 तक, ठीक है। और जो अग्नाशयी रस है इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये भोजन का क्या कर देता है पूर्ण पाचन, इसके कारण इसे क्या कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है, और ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है, और एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके कारण ये क्या होता है, इसके कारण ये पूर्ण पाचक रस कहलाता है। तो अग्नाशय अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है, मिश्री ग्रंथि, ठीक है, जिसका बहिस्रावी भाग अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसकी पीएच 7.2 से 7.5 के बीच में होती है, ठीक है। इसको इसमें जो अग्नाशयी रस इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन का संपूर्ण पाचन कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का क्या हो गया पूर्ण पाचन, छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाता है पूर्ण पाचन, ठीक है दोस्तों। छोटी आंत में भोजन का क्या हो जाता है पूर्ण पाचन। क्यों? क्योंकि अग्नाशयी रस क्या होता है पूर्ण पाचक रस, ठीक है। इस प्रकार पूर्ण पाचन होने के पश्चात दोस्तों जो पचित पदार्थ होता है, जो पचित पदार्थ, ठीक है, उसको छोटी आंत में उपस्थित माइक्रोविलाई, जिनको बोलते हैं रसांकुर, रसांकुर क्या कर लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या जो पचित भोजन होता है उसको छोटी आंत में उपस्थित माइक्रोविलाई या रसांकुर क्या कर लेते हैं अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद में जो शेष पदार्थ क्या होता है अपचित पदार्थ, अपचित पदार्थ दोस्तों, ये अपचित पदार्थ किसमें चला जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। इस प्रकार छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है, और जो पचित भोजन होता है उसको क्या कर लेता है छोटी आंत के जो माइक्रोविलाइज होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो अपचित पदार्थ है वो किस में आ जाता है बड़ी आंत में। तो दोस्तों जो बड़ी आंत और छोटी आंत जहां पे मिलती है ना वहां पे एक क्या होती है इस प्रकार से एक क्या होती है प्रीसेसिका बोलते हैं, जिसको वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों इसका कोई काम नहीं है, बस क्या करती है अगर बढ़ जाए तो परेशानी पैदा कर देती है। क्या कि इसके इसी बढ़ने से अपेंडिक्स का दर्द होता है जो यहाँ पे से होता है, ठीक है। तो उसको फिर ये अगर ये इस बढ़ जाती है और जो दर्द होने लग जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको यहाँ से ही काट देते हैं, दर्द से मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है। बस ये होता है। इसके बाद में छोटी आंत के बाद में जो अपचित पदार्थ कहाँ पे आता है बड़ी आंत में, ठीक है दोस्तों।
बड़ी आंत। दोस्तों इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, ठीक है, और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो पाचन क्रिया नहीं होती तो क्या होता है, इसमें दोस्तों हो पाए जाते हैं मैक्रोविलाई, विलाई, ठीक है, जिनको बोलते हैं अधिसंख्यक रोम, अधिसंख्यक रोम। ये क्या करते हैं, जो छोटे आंत में भोजन का पाचन तो हो ही चुका था और अपचित भोजन को अवशोषण भी कर लिया था माइक्रोविलाई के द्वारा, और फिर उसके बाद अपचित पदार्थ किसमें आ गया था, जो बड़ी आंत में, ठीक है। तो बड़ी आंत में जो अधिसंख्यक रोम होते हैं वो क्या करते हैं, अपचित पदार्थ होता है ना, उसमें से अपचित पदार्थ से जल का अवशोषण करते हैं, क्या कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हुआ तो इसमें सिर्फ जो अपचित पदार्थ था उससे जल का अवशोषण, तो इसमें बड़ी आंत में कार्य क्या होता है, सिर्फ जल का अवशोषण, ठीक है। अब जैसे ही जल का अवशोषण कर लेते हैं तो उस अपचित पदार्थ है ना वो किस रूप में आ जाता है, अर्ध ठोस के रूप में, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मल कहते हैं। और दोस्तों ये किस में इकट्ठा हो जाता है, मल द्वार में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मल द्वार में क्या हो जाता है, इकट्ठा, ठीक है। और जिसको किसे गुदा या जिसको बोलते हैं एनस से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपनी पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। देखो बड़ी आंत में क्या होता है, कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, क्या होता है, भोजन का क्या होता है, भोजन जो अपचित पदार्थ है उससे जल का अवशोषण, क्या होता है इसमें, सिर्फ जल का अवशोषण कौन करते हैं, माइक्रोविलाई, मैक्रोविलाई, जिनको क्या कहते हैं, अधिसंख्यक रोम, ठीक है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, उसमें अधिसंख्यक रोम पाए जाते हैं, अपचित पदार्थ जो है अवशोषण कर देते हैं। जैसे जल का अवशोषण कर लेते हैं तो अपचित पदार्थ अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है, इससे क्या कर देते हैं, मल, और मल को मल द्वार में इकट्ठा, और फिर मल द्वार नहीं, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और मल द्वार या जिसको गुदा बोलते हैं, मल द्वार या जिसको क्या बोलते हैं, गुदा, से बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या हुआ पाचन की क्रिया में, पहले किसमें पाचन हुआ, मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा में जब भोजन ना आता है उससे पहले भोजन का माध्यम, जो मुख्य गुहा का माध्यम कैसा होता है, क्षारीय, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में भोजन वहां पे पचित हो जाता है, क्योंकि उसमें लार ग्रंथि पाई जाती है, और जैसे लार ग्रंथि उसमें भोजन में लार मिलाते हैं तो भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है, जो भोजन है अमली होता है, जैसे लार ग्रंथि वो मिल जाती है तो भी वहाँ पे मुख्य गुहा में भोजन का जो माध्यम हो जाता है कैसा, अमली। तो वहाँ पे जो लार ग्रंथियों में जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। उसके बाद में पचित भोजन जो जिस प्रकार से भी पचित होता है, जैसा पचित हो जाता है वो कहाँ पे रहता है, ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, फिर स्टोमक में आता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पे भोजन का क्या होता है, मंथन होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जठर कोशिकाएं जो जठरस स्त्रावित करते हैं, उसमें क्या है, जठरस में HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है, रेनिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है। इसके बाद में क्या जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ग्रंथियां स्त्राव डालती हैं, एक तो क्या है जो यकृत, पित्रस में पित्त लवण पित्तवर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। जो पित्त लवण होता है वो क्या करता है, वसा का पायसीकरण कर देता है। पित्त लवण होते हैं जो पित्त वर्णक होते हैं वो क्या करते हैं, जो मल है उसके रंग के लिए उत्तरदायी। अग्नाशय का बहिस्त्रावी भाग होता है, अग्नाशय रस स्त्रावित करता है, जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जो इसकी pH होती है कितनी, 7.2 से 7.5, और जो पित्रस है उसकी 8.2 से 8.5, ठीक है। यहाँ पे छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का, और जो छोटी आंत में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ये जो पचित भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित। इसके बाद में जो अपचित पदार्थ उसमें धकेल दिया जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है दोस्तों। अब इसके बाद में बड़ी आंत में पाचन की क्रिया ना होने के कारण वह सिर्फ क्या, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, अधिसंख्यक लोग वो क्या कर देते हैं, जो अपचित पदार्थ उसे जल का
अवशोषण कर लेते हैं और अर्ध जो अपचित पदार्थ है वो अर्ध ठोस के रूप में रह जाता है, जिसको मल कहते हैं, जो मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है मल द्वार के द्वारा